हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पर प्रस्तुत किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 1 ईयर की PDF है इसमें हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौरव खन्ना द्वारा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रखा? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदला है और टाटा प्ले कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश्याम खेमका जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण साहित्य और शिक्षा से राधेश्याम खेमका जी को सम्मानित किया है। बिहार के मुंगेर में सीताराम खेमका के घर 1935 में राधेश्याम खेमका जी का जन्म हुआ था, यानी इनके पिता का नाम क्या था? तो मुंगेर में इनका जन्म हुआ था बिहार में, और पिता का नाम था सीताराम खेमका। वर्ष 1956 में खेमका परिवार बनारस चला आया। वे गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकप्रिय पत्रिका कल्याण के पूर्व संपादक थे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो 2022 में इन्हें जो है भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और किस लिए? तो साहित्य और शिक्षा के लिए इन्हें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 16 का खिताब किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्षित सिंह। यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो प्रतियोगिता है मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ये आयोजित की गई थी और इसमें 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। और ये जो प्रतियोगिता है ये ऑनलाइन मोड में कराई गई थी। तो इस प्रतियोगिता में 5वें और अंतिम चक्र में अधिकतम 5 अंक हासिल किए हैं और इस प्रतियोगिता के विजेता बने हैं कौन? तो ध्यान रखना है, हर्षित सिंह जो है इस प्रतियोगिता के विजेता बने हैं। प्रतियोगिता का नाम क्या है?
तो मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, और ये किसने आयोजित कराई है? तो यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में इस प्रतियोगिता को कराया गया था। तो नाम ध्यान रखना है, हर्षित सिंह जो है इस प्रतियोगिता के चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश में किस विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद योजना पर जो है उत्तर प्रदेश ने अपनी झांकी प्रस्तुत की है 26 जनवरी 2022 में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ धाम और बनारस के घाट पर संस्कृति की झलक को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। झांकी में गंगा स्नान करते हुए साधु और पूजन करते हुए बैठकों के दल ने भूमिका निभाई। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद को भी झांकी में शामिल किया गया, और इसके पूर्व जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल की जा चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो गणतंत्र दिवस था उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया, यानी क्या प्रस्तुत किया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी में? तो मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ धाम और बनारस के घाट पर संस्कृति की झलक को जो है एक रूप में दिखाया गया था, और इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद को भी झांकी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राफेल नडाल जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। राफेल नडाल ने रविवार को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता, और अब वह दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फेडरर और जोकोविच के नाम पर 20-20 ग्रैंड स्लैम दर्ज हैं। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको नोट भी करना है कि जो राफेल नडाल हैं इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है, और ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, और इस अवार्ड को जीतने के बाद ये दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो नोवाक जोकोविच थे और इसके अलावा रोजर फेडरर, तो इनके नाम पर जो है 20-20 ग्रैंड स्लैम थे, और ये राफेल नडाल थे इनके नाम पर भी 20 का रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड जीता और इनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड हो गया। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को 6-3 और 7-6 से हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। तो यहाँ पर तो बात है जो राफेल नडाल है उन्होंने पुरुषों के एकल में अवार्ड जीता, और अगर महिला एकल की बात की जाए तो महिलाओं में जीता है एस्ले बार्टी ने। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इन्होंने किसे हराया? तो यूएस की डेनियल कॉलिंस को इन्होंने हराया है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल जीत लिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट के पास 24 एकल मेजर हैं, जो एक सार्वकालिक रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पे नाम अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मार्गरेट कोर्ट हैं ये भी एक खिलाड़ी है, लेकिन अभी जो है ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं इस खेल से। तो इनके पास जो है 24 एकल मेजर है, यानी 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं एकल में। ठीक है, तो इनका जो रिकॉर्ड है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में है। अगर ये बात की जाए कि सबसे अधिक जो है ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वो है मार्गरेट कोर्ट के नाम, पुरुषों और महिलाओं दोनों में मिला करके। लेकिन ये जो है अभी इस खेल से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पुरुषों की अगर बात की जाए कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये बन गए हैं राफेल नडाल जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते। अगला क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी रविवार को। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को है। यह दिन इस घातक प्राचीन बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसे रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष की अगर थीम देखी जाए कि विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम क्या रही,
तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी 2022 की विश्व कुष्ठ दिवस की थीम रही। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व कुष्ठ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो जनवरी के आखिरी रविवार को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस साल ये 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। वहीं अगर बात की जाए कि भारत में हर साल ये कब मनाया जाता है, तो विश्व कुष्ठ दिवस जो है भारत में हर साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, यानी 30 जनवरी को हर साल भारत में ये मनाया जाता है। अब दोस्तों ये जो विश्व कुष्ठ दिवस है, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1954 में। कब हुई? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? तो फ्रांसीसी परोपकारी और लेखक राउल फोलेरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी के द्वारा। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये जो किरण बेदी है ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और आईपीएस जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। यह पुस्तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनकी 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। लेखिका जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने निडर नेतृत्व के माध्यम से टीम भावना, सहयोग, वित्तीय विवेक, प्रभावी पुलिसिंग सेवाओं में बंधन और निर्णय लेने के बारे में बताया है। फियरलेस गवर्नेंस सुशासन और नेतृत्व के लिए पढ़ने, देखने, सुनने और महसूस करने वाली किताब है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो किताब है फियरलेस गवर्नेंस, इसकी लेखिका कौन है? तो ये डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों किरण बेदी कौन है? तो ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल हैं और ये सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने वाली कौन थी? तो ये थी डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही इस बुक का भी नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हरा करके कांस्य पदक जीता। 2022 महिला हॉकी एशिया कप चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, यानी 2022 महिला हॉकी एशिया कप। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने किसे हरा करके कांस्य पदक जीता? तो चीन को हरा करके भारत ने कांस्य पदक जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है, ये जो टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा था? तो इसका जो आयोजन है वो 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक किया गया। कहाँ पर? तो मस्कट में, ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे के। आईसीसी ने जिम्बाब्वे देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया। आईसीसी ने ट्रेलर का 2021 में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने ट्रेलर को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत 3.5 साल के लिए निलंबित किया था और वह 28 जुलाई 2025 तक क्रिकेट खेलने में असमर्थ रहेंगे। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे देश के जो पूर्व कप्तान हैं ब्रेंडन ट्रेलर, इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते। इस वर्ष अगर देखा जाए कि कुल कितने पुलिस पदक दिए गए, तो 189 पुलिस पदक दिए जाने थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर ने पुलिस में 115 पदक जीते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को 2019-20 में कई उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के लिए यह पुरस्कार दिए गए हैं। अगर ये बात की जाए कि अन्य पुरस्कारों की, तो सीआरपीएफ को 30 पदक दिए गए, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 पदक, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पुलिस पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और सबसे अधिक जो पदक दिए गए हैं वो किसे दिए गए, तो जम्मू कश्मीर को 115 पुलिस वीरता पदक। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 4 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो जम्मू कश्मीर से आपको ध्यान रखना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एप्पल महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी कहां से होगा, तो ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है एप्पल महोत्सव। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जसराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। तो दोस्तों ये थे 1 फरवरी 2022 से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, गुरुग्राम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार किस राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।